हेलो गाइस, नमस्कार। तो जैसा कि आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 4 क्लासेस ले ली हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे 5th डे से। और आप देखेंगे लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन हुआ इंडिया में, वर्ल्ड में, फिर राजस्थान में भी देखा कैसे इंस्टीट्यूशंस बने, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे एज ए सब्जेक्ट डेवलपमेंट हुआ, वो सब हमने कंप्लीट किया। अभी हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, जिसका नाम है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है आरएस मेंस के लिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने देखा हो 1887 के टाइम पर जब पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी स्टार्ट हुआ था, वहाँ से पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में एक क्लियर सेपरेशन दिखा था मैं। पॉलिटिक्स अलग सब्जेक्ट हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग सब्जेक्ट हुआ। उसकी वजह से सेंट्रलाइजेशन वाला जो फीचर है वो एम्फेसाइज हुआ, हिरार्की एक रिजिडिटी हुई, हिरार्की में इंक्रीज़ हुआ, और पब्लिक ओरिएंटेशन जो था वो एक लिमिटेड व्यू में रह गया। ज़्यादा सेंट्रलाइज होने की वजह से पब्लिक ओरिएंटेशन का वैसे ही कम हो जाता है, उसकी अप्रोच कम हो जाती है। तो ये सब वजह से 1960s में यूएस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखेगी, जैसे पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हुआ और स्लम्स का डेवलपमेंट हुआ। ये सब की वजह से वहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स जनरेट हुई गवर्नमेंट के थ्रू, या बहुत सारी कॉन्फ्रेंस करवाई गई, इस पर रिसर्च करवाया गया ये सब की प्रॉब्लम्स का रीज़न फाइंड आउट करने के लिए। तो वो सब फाइंड आउट करने के बाद 1968 में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इमरजेंस हुआ। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ए मॉडर्न अप्रोच दैट combines ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स या प्रिंसिपल्स विद न्यू आइडियाज़, जो फोकस करते हैं सोशल रेलेवेंस पर, चेंज एंड पब्लिक वेलफेयर पर, जो 1968 के बाद स्टार्ट हुआ। तो ये है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें जैसे कि आपको पता होगा कि जो पुराना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्शन था उसमें ये सब फीचर्स एब्सेंस थे, सोशल रेलेवेंस, चेंज, पब्लिक वेलफेयर। तो ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड किए गए, ताकि जो 1960s में यूएस में जो प्रॉब्लम्स आई थी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रैपिड अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ स्लम्स, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ये सब को ओवरकम किया जा सके। ठीक है, अब इन सब को जानने के लिए जो रिसर्च या कुछ कॉन्फ्रेंसेस करवाएगी उनके नाम देखते हैं। सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक डिससेटिस्फेक्शन था एक रीजन, जिसकी वजह से पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ा और ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम क्रिएट हुई। दूसरा, एक 1967 में एक हनी रिपोर्ट आई, उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी। उन रिकमेंडेशन के बेस पे भी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इमरजेंस हुआ। तो यह आरपीएससी मेंस में पूछा भी गया है, हनी रिपोर्ट के बारे में, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। हनी रिपोर्ट आई 1967 में, जिसकी रिकमेंडेशंस आपको याद रखनी है। सबसे पहले रिकमेंडेशन थी, उन्होंने बोला कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए। दूसरी रिकमेंडेशन थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सब्जेक्ट को रिसर्च करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट्स किया जाए, ताकि इस पर रिसर्च किया जा सके। और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट ओपन करने के बारे में भी बात की। उसके साथ साथ ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए बात की, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल्स पर जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है उनको ट्रेनिंग दी जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हनी रिपोर्ट में, जिसके बेस पे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इमरजेंस हुआ। साथ में 1967 में फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुई, उसके कुछ आइडियाज़ निकल के आए। जैसे कि फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस ने जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोटोमी थी, जो 1887 के बाद जो फीचर्स जनरेट हुआ था, जिसकी वजह से पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक सेपरेट सब्जेक्ट हो गए थे। तो वो जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोटोमी थी उसको इन्होंने रिजेक्ट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स का ही पार्ट होना चाहिए। साथ में इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया, और हिरार्की जो एक रिजिडिटी बन गई थी 1960s में, उसको उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के बारे में बात की। उसके साथ इन्होंने सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे फोकस किया, और क्लाइंट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस किया, एथिकल कंडक्ट और ट्रेनिंग पर फोकस किया। तो ये फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के कुछ पॉइंट्स थे।
सबसे पहले क्या था, इन्होंने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टेटोमी को रिजेक्ट किया, डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया, और जो रिजिड हिरार्की थी उसको थोड़ी फ्लेक्सिबल बनाने पे फोकस किया, सोशल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने पे फोकस किया, क्लाइंट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस किया, एथिकल कंडक्ट और ट्रेनिंग को एम्फेसाइज किया। इसके बाद आता है 1968 में फर्स्ट मिनीब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो फर्स्ट मिनीब्रुक कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे वाल्डो। उन्होंने कोर वैल्यूज़ जो आइडेंटिफाई की इस फर्स्ट मिनीब्रुक कॉन्फ्रेंस में वो थी वैल्यू, इक्विटी, चेंज, रेलिवेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जब RS मेंस में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे 2 मार्क्स का, तो उसमें ये पूछा गया है फर्स्ट मिनीब्रुक कॉन्फ्रेंस में कौन सी कोर वैल्यूज़ डिफाइन की गई थी। अभी तो जो नया सिलेबस है, नया जो एग्ज़ाम पैटर्न है, उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो बंद ही कर दिए, ओनली 5 और 10 के आएंगे। तो उसके हिसाब से एक एनालिटिकल बेस्ड एग्ज़ाम पेपर होगा। तो आपको याद रखना फर्स्ट मिनीब्रुक कॉन्फ्रेंस में वैल्यू, इक्विटी, चेंज, रेलिवेंस ये कोर वैल्यूज़ आइडेंटिफाई की गई थी। साथ में वाल्डो का जो कंट्रीब्यूशन था लिटरेचर में, उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, उसके साथ फ्रैंक मरीनी ने टुवार्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस किया या कंट्रीब्यूशन दिया। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो फीचर्स आते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले जो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस की जो रिकमेंडेशंस थी और हनी रिपोर्ट की कुछ रिकमेंडेशंस थी, फर्स्ट मिनीब्रुक कॉन्फ्रेंस जो रिकमेंडेशन थी उन सबको मर्ज करके इसके फीचर्स बने। तो सबसे पहला फीचर है रिजेक्ट्स पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टेटोमी। उसके साथ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो था या जो रिजिड हिरार्की थी उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल किया गया। उसके साथ डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट किया गया, सोशल वैल्यूज़ एंड इक्विटी पर फोकस किया, एनकरेज किया पब्लिक पार्टिसिपेशन को, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन को सपोर्ट किया, क्लाइंट ओरिएंटेड अप्रोच को प्रमोट किया, ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक पर फोकस किया और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद सोसाइटी। ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स में इंक्लूड हुआ और जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप था उसको एक्सपेंड किया। तो ये सब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स बने। इसके साथ एक अप्रोच है 4D अप्रोच, उस पर एम्फेसाइज किया गया। 4D मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन एंड डेलीगेशन। तो आपको ये पूछा जा सकता है RS मेंस में 4D अप्रोच न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रेफरेंस में, तो आपको याद रखना है। उसके साथ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो गोल्स थे या आप कह सकते हैं जो कोर वैल्यूज़ आइडेंटिफाई की थी, जो कोर वैल्यूज़ आइडेंटिफाई की गई थी उनमें था रेलिवेंस, वैल्यू, सोशल इक्विटी एंड चेंज। तो रेलिवेंस क्या है? रेलिवेंस मतलब अलाइन एडमिनिस्ट्रेशन विद करंट नीड्स, वैल्यूज़ मतलब प्रमोट एथिकल गवर्नेंस, सोशल इक्विटी मतलब इंश्योर जस्टिस एंड फेयरनेस, चेंज रिलेटेड था ब्रिंग मल्टी डायमेंशनल सोसाइटल चेंज। तो ये जो कोर वैल्यूज़ थे रेलिवेंस, वैल्यू, सोशल इक्विटी और चेंज। इसके साथ साथ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स के साथ साथ इसको कुछ क्रिटिसाइज़ भी किया गया। जैसे क्या था, कॉन्ट्राडिक्टरी था ये ब्यूरोक्रेसी के अप्रोच को लेकर, और वैल्यूज़ पर इसमें और एम्फेसाइज किया गया। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज़, वहाँ पे लिमिटेड इसका एप्लीकेशन हुआ। जैसे हम इंडिया के रेलिवेंस में देखते हैं इसको न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, तो इंडिया में कैसे डेवलपमेंट हुआ। इंडिया में जो सिविल सर्वेंट्स था उनका रोल इंक्रीज़ किया पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में। साथ में जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हमने किया उससे प्रमोट हुआ डिसेंट्रलाइजेशन। और पब्लिक पार्टिसिपेशन हमारे इंडिया में कैसे इन्वॉल्व हुआ, बहुत सारे मेथड्स इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे RTI हुआ, सिटीजन चार्टर हुआ, इनके थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ। गवर्नेंस इंक्रीज़ हुआ, उसकी वजह से जो हिरार्की थी वो रिड्यूस्ड हुई। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए गए, कुछ कमेटी की रिकमेंडेशंस थी। ब्यूरोक्रेटाइजेशन को डिक्रीज़ किया गया, जैसे लेटरल एंट्री से वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स, सिटीजन फोकस्ड सर्विसेज जैसे ग्रीवांस पोर्टल बनाए गए, और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ किया। तो ये सब इंडिया में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट हुआ। अभी हम देखते हैं मिनी ब्रुक कॉन्फ्रेंसेज। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई 1968 में, सेकंड हुई 1988 में, थर्ड हुई 2008 में। तो ये 3 कॉन्फ्रेंस है मिनी ब्रुक कॉन्फ्रेंस। इस पर आपको RS मेंस में सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हम देखते हैं
जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी 1968 में हुई थी, उसका फोकस क्या था, उसके जो कोर वैल्यूज़ थी, वैल्यू, इक्विटी, चेंज या रेलिवेंस, 4 कोर वैल्यू आइडेंटिफाई की गई थी। और इस कॉन्फ्रेंस में मोस्टली यूथ्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो यूथ डोमिनेटेड कॉन्फ्रेंस थी। और रेडिकल एंड क्रिटिकल जो वैल्यू थी, क्रिटिकल पार्ट था, उसको डेवलप किया गया। और इसमें बहुत कम पार्टिसिपेशन था पॉलिटिकल साइंटिस्ट का, मेनली पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इसलिए बाकी सब्जेक्ट मैटर्स के बहुत कम पार्टिसिपेशन था। फिर सेकंड कॉन्फ्रेंस जो हुई वो 1988 में की गई। उसका फोकस था एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, जिसको हम 3E नाम से जानते हैं। तो सेकंड में 3E पे डिफाइन किया गया। फर्स्ट में थे वैल्यू, इक्विटी, चेंज, रेलिवेंस। सेकंड कॉन्फ्रेंस में एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस पे फोकस हुआ। इसमें मिक्स्ड पार्टिसिपेशन था, यंग भी थे और कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग भी थे। मोर इंटर डिसिप्लिनरी, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट मैटर्स के लोग भी पार्टिसिपेशन में थे। इसमें मॉडरेट अप्रोच थी, जैसे कि फर्स्ट में देखा रेडिकल अप्रोच थी, इसमें मॉडरेट अप्रोच के लोग थे। जो थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई 2008 में, उसका फोकस था, इसको हम TAR से नाम से जानते हैं। ERS मेंस में जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता था, तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज में पूछा जाता था, और RS मेंस में भी पूछा गया है किसी न किसी वे में। तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें ग्लोबल पार्टिसिपेशन, मतलब बहुत सारे कंट्रीज से लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। और एम्फेसिस किया गया वेलफेयर एंड प्रैक्टिकल गवर्नेंस पर। मोर इंक्लूसिव एंड मैच्योर अप्रोच इसमें देखी गई। तो ये हमने 3 जो मिनी ब्रिक कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में देखा, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। फर्स्ट हुई 1968 में, जिसका फोकस था वैल्यू, इक्विटी, चेंज, रेलिवेंस, जिसमें मोस्टली यूथ्स ने पार्टिसिपेट किया। और रेडिकल और क्रिटिकल अप्रोच थी, और लिमिटेड पार्टिसिपेशन था अनदर सब्जेक्ट के लोगों का। सेकंड जो हुई वो 1988 में हुई, उसका फोकस रहा एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस पर, जिसमें मिक्स्ड पार्टिसिपेशन था, यंग भी थे और एक्सपीरियंस्ड लोग भी थे। मोर इंटरडिसिप्लिनरी, जिसमें बाकी सब्जेक्ट मैटर के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। और इसमें मॉडरेट अप्रोच की लोग थे। थर्ड जो हुई 2008 में, उसका फोकस था ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ग्लोबल पार्टिसिपेशन देखा गया कंट्रीज से, और एम्फेसिस किया गया वेलफेयर एंड प्रैक्टिकल गवर्नेंस पर। मोर इंक्लूसिव एंड मैच्योर अप्रोच इसमें देखी गई। इसके साथ अब हमारा जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक RS मेंस के अकॉर्डिंग। इससे आपको हमेशा पहले भी देखा गया है क्वेश्चन, और इस बार तो आपको देखने को मिलेगा पक्का 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन 100% इस टॉपिक से आएगा। इसमें क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने के लिए बहुत सारी अप्रोचेज हैं, वेरियस अप्रोचेज, कंसेप्ट ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एक तो है एक विंग है ट्रेडिशनल अप्रोच की, दूसरी विंग है मॉडर्न अप्रोच की। ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको देखेंगे क्लासिकल थ्योरी है, दूसरा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, तीसरा हिस्टोरिकल मेथड, देन लीगल मेथड, बायोग्राफिकल मेथड, सब्जेक्ट मैटर मेथड एंड पॉलिटिकल मेथड। ये 7 मेथड्स हैं ट्रेडिशनल अप्रोच को पढ़ने के लिए। उसके साथ मॉडर्न अप्रोच को पढ़ने के लिए 6 मेथड्स हैं, जैसे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, जिसको नियो क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं। उसके बाद बिहेवियरल थ्योरी, सिस्टम थ्योरी, इकोलॉजिकल अप्रोच, केस स्टडी थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शन थ्योरी। इसमें से आपको 101% 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा RS मेंस में। RS मेंस 2026 का आप देखेंगे तो पक्का इसमें से पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से पढ़िए आप। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में। ट्रेडिशनल अप्रोच में पहली थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी। इसके सपोर्टर्स थे मुनी, रिले, गुलीक, उर्विक एंड फियोल। ये इसके सपोर्टर्स थे, आपको याद रखना है, एग्जाम में लिखेंगे तो आपको इससे एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड ऑन होंगे। इस थ्योरी को दूसरे नाम से बोलते हैं, जैसे मैकेनिस्टिक थ्योरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। तो एग्जाम में इन नाम से भी आ सकती है। क्लासिकल थ्योरी को ही मैकेनिस्टिक थ्योरी और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी बोलते हैं। इसके फीचर्स हैं, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इनिशियल कंटेंट था वो डेवलपमेंट हुआ, और इसमें एम्फेसाइज किया गया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर, फोकस किया इकोनॉमिक मोटिवेशन पर फोकस किया गया। और इन्होंने पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं बताया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिकल थ्योरी पहले भी पूछा गया है।
फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को एक समान बताया। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर सिनोनिम्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर्ड एज ए साइंस, इन्होंने एज ए साइंस बताया। ऑथोरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इन्होंने जो हिरार्की का पैटर्न बताया वो बताया कि ऑथोरिटी जो है वो टॉप से बॉटम फ्लो करती है। इसके साथ साथ इसको मैकेनिकल थ्योरी बोलते हैं, मैकेनिक्स थ्योरी बोलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा जितना हो सके उतना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए, जैसे हिरार्की, डिवीजन ऑफ वर्क, इन्होंने एम्फेसाइज किया कोऑर्डिनेशन के ऊपर। एम्प्लॉय को इन्होंने इकोनॉमिक मैन की तरह समझा, बिकॉज इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। इन्होंने एम्प्लॉय को एक रोबोट बनाकर छोड़ दिया, एक इकोनॉमिक मैन जिसका काम है ओनली प्रोडक्शन। और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि एम्प्लॉय को आप मॉनेटरी इंसेंटिव दोगे तो वो उसी वजह से वो मोटिवेट होगा और उसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। तो इनका मोटिव था मॉनेटरी इंसेंटिव्स मोटिवेट्स एम्प्लॉयज। इसके साथ इसकी वजह से इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। क्रिटिसाइज इसलिए कि इन्होंने इग्नोर किया ह्यूमन इमोशंस को और उनकी सेंसिटिविटीज़ को, बिकॉज उनको एक इकोनॉमिक मैन मानकर छोड़ दिया। जो क्लासिकल थ्योरी थी वो फोकस करती है ओनली मॉनेटरी मोटिवेशन पर। ये ट्रीट करती है एम्प्लॉयज़ को लाइक मशीन, जिनका काम है ओनली मैक्सिमाइज करना प्रोडक्शन। ये और एम्फेसाइज करती है ऑन प्रिंसिपल, जैसे हिरार्की हो गया, आपका डिवीजन ऑफ वर्क, ये जो प्रिंसिपल्स हैं उनको और एम्फेसाइज करती है। इसलिए साइमन ने इनको बोला था प्रिंसिपल्स आर मेयरली प्रोवर्ब्स, और दहल ने बोला था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी प्योरली साइंटिफिक। तो ये सब की वजह से क्रिटिसिज्म किया गया। अब इसका रेलिवेंस देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। कंट्रीब्यूशन या रेलिवेंस या सिग्निफिकेंस, जो भी एग्जाम में पूछा जाए। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन था डेवलप्ड किया इन्होंने इनिशियल सब्जेक्ट मैटर, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इनिशियल सब्जेक्ट मैटर था उसको इसने डेवलप किया क्लासिकल थ्योरी ने। फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स जैसे हिरार्की, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, कोऑर्डिनेशन, ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं आज के टाइम भी। इसलिए ये जो प्रिंसिपल्स है ये डेवलप हुए क्लासिकल थ्योरी के टाइम पे। पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शंस इज डिक्रीजिंग। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो पब्लिक प्राइवेट का जो डिस्टिंक्शन था वो डिक्रीज हो रहा है। जो इन्होंने ऑलरेडी बताया था कि पब्लिक प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इन्होंने एनकरेज किया फर्दर रिसर्च को, लिटरेचर को एनरिच किया। डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो स्टिल बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन। ये कुछ इनका कंट्रीब्यूशन है आज के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये हमने पढ़ी क्लासिकल थ्योरी। सबसे हम पढ़ रहे हैं, याद रहे आपको, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में जो पहली थ्योरी है वो हमने पढ़ी क्लासिकल थ्योरी। इसके बाद दूसरी थ्योरी आती है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। इसके सपोर्टर थे टेलर एंड गिलब्रेथ। तो टेलर के कुछ कंट्रीब्यूशन है, जैसे 4 बेसिक रूल, WSCD नाम से बोलते हैं इसको। 4 बेसिक रूल ये है, डेवलप वर्क एज ए साइंस, जो अपोज करता है रूल ऑफ थंब को। रूल ऑफ थंब क्या है? एक फिक्स प्रिंसिपल्स है जो उसको अपोज करता है, इसलिए इन्होंने वर्क को डेवलप किया एज ए साइंस। इसमें इंक्लूड है टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिग स्टडी। दूसरा प्रिंसिपल इनका था साइंटिफिक सिलेक्शन किया जाए एम्प्लॉयज़ का। तीसरा, वर्कर्स और वर्क के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक डिवीजन किया जाए वर्क का, तो ये उनका 4 बेसिक रूल था टेलर का कंट्रीब्यूशन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में। इसका दूसरा कंट्रीब्यूशन है मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन मीन्स कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन होना ही एक मेंटल रिवोल्यूशन था। मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है वेजेज एंड गुड कंडीशन टू वर्कर्स। इसके साथ वर्कर्स का एम रखा गया मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, कंज्यूमर्स को बेनिफिट चीप और क्वालिटी गुड्स देकर। उसके साथ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या किया? वर्कर्स हैंडल रूटीन प्रॉब्लम्स, ओनली मेजर इश्यूज गो टू मैनेजमेंट, सेव्स टाइम एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। इस अप्रोच में, साइंटिफिक अप्रोच में क्या रखा गया कि वर्कर्स को जो खुद की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है वैसा समझा गया कि वर्कर्स खुद उनको हैंडल कर सकते हैं। मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है जिसका काम है प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना, उसके पास वर्कर्स की ओनली मेजर प्रॉब्लम्स जाएँ। जितना कम प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट के पास जाएंगी वर्कर्स की, तो मैनेजमेंट फोकस कर सकता है अपने प्रोडक्शन पर। उसकी वजह से टाइम और एफिशिएंसी दोनों इम्प्रूव होंगे। चौथी अप्रोच थी डिफरेंशियल वेज रेट। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को सपोर्ट किया।
और फंक्शनल फॉर्मेनशिप को सपोर्ट किया, जो यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल है जिसमें एक अथॉरिटी है और डिफरेंट इसके फॉलोअर्स हैं या जो एग्जीक्यूशन वाले लोग हैं, उसको इन्होंने डिसमिस करके फंक्शनल फॉर्मेनशिप प्रिंसिपल को सपोर्ट किया। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, हार्मोनी एस्टेब्लिश करना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एज ए साइंस काम करना, नॉट रूल ऑफ थंब, कॉपरेशन प्रोवाइड करना वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में, नॉट इंडिविजुअलिज्म, और एफिशिएंसी ग्रोथ को इम्प्रूव करना। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव थे। इसके फीचर्स हैं कुछ, जैसे यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, जिसको हम नियो टेलरिज्म बोलते हैं, और एम्फेसाइज किया इन्होंने कोऑर्डिनेशन पर जो मेंटल रेवोल्यूशन था। अपोज किया इन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड जैसे प्रिंसिपल का। इसके साथ इन्होंने क्या किया? फंक्शनल फॉर्मेनशिप जैसे प्रिंसिपल्स का इजाद किया। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को सपोर्ट किया। रिजेक्ट किया रूल ऑफ थंब। अपोज किया लेबर यूनियंस को। फोकस ऑन लेबर, इनका ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज प्रोडक्शन। एम्प्लॉय सीन एज इकोनॉमिक ह्यूमंस। साइंटिफिक डिवीजन किया वर्क का, सपोर्ट किया मॉनेटरी मोटिवेशन। तो ये साइंटिफिक थ्योरी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे या कुछ फीचर्स थे। इसके साथ इसको क्रिटिसाइज्म किया गया। क्रिटिसिज्म के देख लेते हैं। इट कंसिडर्स द एम्प्लॉय एज एन इंडस्ट्रियल रोबोट, बिकॉज इनका भी ऑब्जेक्टिव सेम था क्लासिकल थ्योरी जैसा, मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। तो इन्होंने भी एम्प्लॉय को एज एन इंडस्ट्रियल रोबोट समझा। इवन दिस आइडियोलॉजी ह्यूमन वैल्यूज, sensitivities and informal organizations have not given place. This theory also emphasizes only on economic factors, whereas non-economic factors also motivate employees. This ideology is not very relevant for small organizations because इसमें जिसके पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसके लिए ये आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये आइडियोलॉजी फोकस करती है मॉनेटरी बेनिफिट्स पर कि आप जितना ज़्यादा एम्प्लॉय को मॉनेटरी इंसेंटिव दोगे वो उतना ज़्यादा काम करेगा, जबकि ऐसा नहीं होता, बिकॉज नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं जो मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को। इसके साथ हम देखते हैं साइंटिफिक जो थ्योरी है उसका रिलेवेंस, उसका कंट्रीब्यूशन, उसका इंपॉर्टेंस एंड उसकी यूजफुलनेस क्या है। दिस थ्योरी एम्फेसाइजेज द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स। इवन एट प्रेजेंट वेरियस साइंटिफिक मेथड्स आर बीइंग यूज्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन like CPM part. This theory favors recruitment on scientific basis. For example, at present the scientific approach of candidates is being tested through CSAT paper जो UPSC में होता है, वैसा ही इन्होंने रिक्रूटमेंट को फोकस किया एज ए साइंटिफिक बेसिस। सपोर्ट किया इन्होंने डिफरेंशियल वेज रेट जिसको कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज ऑल्सो सपोर्टर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मेथड, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फोकस किया। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो 1990 के बाद स्टार्ट हुआ वो सपोर्ट करता है 3 प्रिंसिपल्स को, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमिक इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिमिलरली साइंटिफिक मैनेजमेंट जो आइडियोलॉजी है वो भी सपोर्ट करती है एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी को। दिस थ्योरी अपोजेज द यूनिटी ऑफ कमांड। इन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल उसको अपोज किया थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल फॉर्मेनशिप। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल इज इररिलेवेंट इवन इन द प्रेजेंट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वो अभी भी इररिलेवेंट है। रिवार्ड्स ऑन सक्सेस लाइक प्रमोशंस, सैलरी इंक्रीजेज, पनिशमेंट्स ऑन फेलियर लाइक टर्मिनेशन, सस्पेंशन, डिमोशन, ये जो इन्होंने स्टार्ट किया साइंटिफिक आइडियोलॉजी वाले लोगों ने, वो आज के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसका कुछ रेलिवेंस है, उसका कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ अब ट्रेडिशनल मैनेजमेंट जो है उस और साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है उसमें डिफरेंस देखते हैं। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में क्या था? कोऑर्डिनेशन का अभाव था, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, जबकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिला थ्रू मेंटल रिवोल्यूशन। जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट था उसमें फोकस किया गया यूनिटी ऑफ कमांड जैसे प्रिंसिपल्स पर, जबकि साइंटिफिक मैनेजमेंट ने ऐसे प्रिंसिपल्स का क्रिटिसाइज़ किया। अपने प्रिंसिपल्स जैसे फंक्शनल फॉर्मेनशिप वैसे प्रिंसिपल्स के थ्रू यूनिटी ऑफ कमांड का अपोज किया। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट जो था वो काम करता था ऑथोरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल में, जबकि साइंटिफिक मैनेजमेंट आइडियोलॉजी में डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में काम स्टार्ट हुआ।
ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में एम्फेसाइज किया गया रूल ऑफ थंब पर, जबकि इसने अपोज किया और फोकस किया साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स पर। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में इक्वल पे सिस्टम रखा गया, जबकि इसने डिफ्रेंशिएट किया वेज रेट में थ्रू प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट पैटर्न से। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम या कॉन्ट्रैक्ट जो जिसमें डिफरेंट रेट्स रखेगी, और उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी स्टार्ट हुआ। ये तो हमने देखा डिफरेंशिएट ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब देखते हैं क्लासिकल थ्योरी जो थी और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, उसमें सिमिलरिटी क्या है। दोनों कंसिडर करते हैं एम्प्लॉयज़ एज एन इकोनॉमिक ह्यूमन बींग्स, दोनों फेवर करते हैं मॉनेटरी मोटिवेशन को, इनका ऑब्जेक्टिव दोनों का था मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, दोनों में जो ह्यूमन सेंसिटिविटीज़ थी, इमोशंस थे, उनका अभाव था, और दोनों फेवर करते हैं मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो इनका सिमिलरिटीज़ होगी। अब इनका डिफरेंस देखते हैं क्लासिकल और साइंटिफिक मैनेजमेंट में। क्लासिकल थ्योरी जो है वो एम्फेसाइज करती है ऑन थ्योरी बिल्डिंग, जबकि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो एम्फेसाइज करती है ऑन यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स, उनका यूज़ करना इन द मैनेजमेंट। क्लासिकल थ्योरी में यूनिटी ऑफ कमांड जैसे प्रिंसिपल्स थे उनको बढ़ावा दिया गया, उन पर एम्फेसाइज किया गया, जबकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में ऐसे प्रिंसिपल्स को क्रिटिसाइज करके डिग्रेड किया गया। क्लासिकल थ्योरी में जो वर्क का डिवीजन था वो स्पेशलाइज्ड बेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जबकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो वर्क का डिवीजन है वो साइंटिफिक बेसिस पे किया गया। क्लासिकल थ्योरी में मैनेजरियल पर्सपेक्टिव से स्टडी की गई, जबकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में वर्कर्स और एम्प्लॉय को स्टडी किया गया। तो ये हमने दोनों पढ़ी, ट्रेडिशनल अप्रोच में दो थ्योरी पढ़ी, क्लासिकल एंड साइंटिफिक थ्योरी। अब इसके बाद तीसरी थ्योरी आती है हिस्टोरिकल मेथड, उसको देखते हैं। दिस मेथड एम्फेसाइज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस मेथड में एम्फेसाइज किया गया है जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे है या उनकी हिस्ट्री के बारे में। द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल। इट एग्जामिन्स द व्हाट इंस्टीट्यूशंस वर अर्लियर, ये व्हाट फॉर्म दे आर टेकिंग नाउ। इंस्टीट्यूशन पहले कैसे थे और अभी कैसे किस फॉर्म में बन रहे हैं। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज़ दैट वन कैन बेनिफिट फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। इस मेथड को पढ़ने का यह एडवांटेज है कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बेनिफिशियल हो सकता है। इट ऑल्सो स्टडीज़ द चेंजेस अकरिंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस ओवर द टाइम। ये बिकॉज हम हिस्टोरिकल पैटर्न देखते हैं इस मेथड में, तो जो ओवर द टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या क्या चेंजेस आए उसको भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसके मेन सोर्सेज क्या होंगे हिस्टोरिकल मेथड के लिए? हिस्टोरिकल टेक्स्ट हो गए, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गई या कुछ रिकॉर्ड्स हो गए। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, प्रोफेसर एल.डी. वाइट जो थे उनके कुछ वर्क्स हैं। द फेडरलिस्ट जो 1948 में उन्होंने लिखा, द जेफरसोनियास 1958 में लिखा। ये बुक के नाम भी आपको पूछ सकते हैं या कि जो वर्क्स हैं उनके नाम पूछ सकते हैं। प्रोफेसर एल.डी. वाइट ने लिखे थे द फेडरलिस्ट 1948 में, द जेफरसोनियास 1951 में। These works provide information about the federal administration of the first 40 years of the American Republic। तो ये तीसरा मेथड हमने देखा, हिस्टोरिकल मेथड, जो ट्रेडिशनल अप्रोच का तीसरा पार्ट है। उसके बाद फोर्थ है लीगल मेथड। लीगल मेथड, दिस मेथड एम्फेसाइजेज स्टडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम एट्सेट्रा। इनमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी पर फोकस किया है, मेनली फ्रॉम द लीगल और जुडिशियल पर्सपेक्टिव। इसके दो पार्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है फोकसेज ऑन पॉलिटिक्स एंड 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव है टू डिस्क्राइब दीज ऑर्गन एंड एक्सप्लेन देयर रिलेशनशिप। दूसरा पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये स्टडी करता है हाउ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड लोकल यूनिट्स, पब्लिक रूल्स एंड कमीशंस आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे फंक्शन। कैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए गए, कैसे लोकल यूनिट्स बनाई गई, पब्लिक रूल्स बनाए गए, कमीशंस बनाए गए और कैसे वो काम करते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर उनको पढ़ा जाता है। ये लीगल मेथड हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच का। उसके बाद आता है बायोग्राफिकल मेथड। दिस मेथड इज़ सिमिलर टू द हिस्टोरिकल अप्रोच। ये स्टडी करता है एक्सपीरियंसेस एंड रिकॉर्ड्स ऑफ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये फोकस करता है बायोग्राफीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड पॉलिटिशियंस टू ड्राइव लेसन्स एंड इंस्पिरेशंस। जो पुराने अच्छे एक्सपीरियंस वाले जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर, उनके रिकॉर्ड्स, उनकी बायोग्राफीज़ को पढ़कर, उन पॉलिटिशियंस की बायोग्राफीज़ को पढ़कर इंस्पिरेशंस बनाते हैं या कुछ स्टडिकल मेथड बनाते हैं।
एग्जाम्पल के लिए अंडर टू मास्टर्स बनर्जी की लिखी हुई है, द अनटोल्ड स्टोरी ये कॉल की लिखी हुई है। ये एग्जाम्पल्स है बायोग्राफिकल मेथड से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने के लिए। ये हम ट्रेडिशनल मेथड का फिफ्थ आइडियोलॉजी पढ़ी। फिर इसके बाद आता है सिक्स्थ थ्योरी, सब्जेक्ट मैटर मेथड। दिस अप्रोच फोकसेज ऑन स्टडिंग स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड स्कीम्स। एग्जाम्पल जैसे एग्रीकल्चर हो गया, पर्टिकुलर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को पढ़ने के बारे में फोकस करता है। जैसे एग्जाम्पल एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, रादर देन जनरल टेक्निक। In countries like India and Britain, it studies services like education, defense, police, revenue, etc. Using materials such as rule books, codes, investigation reports. इसके थ्रू आप जो कुछ फील्ड्स हैं उनको पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए गॉस एंड वॉलकॉट्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टडी पे फोकस किया गया सब्जेक्ट मैटर मेथड में। तो ये छठा मेथड था। इसके बाद लास्ट मेथड है ट्रेडिशनल अप्रोच का, वो है पॉलिटिकल मेथड। इसमें क्या है, गवर्नमेंट फुलफिल्स पॉलिटिकल विल थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इज ए मीन्स नॉट एन एंड। द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कंट्री अफेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी। स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम लीड्स टू बेटर एफिशिएंसी एंड रिजल्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज एंड लॉ विद इन अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। तो पॉलिटिकल मेथड में हम वही पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है। जैसे अगर किसी कंट्री में स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलेगा तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बेटर एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, उसके बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे रादर देन अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम से। तो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसीज़ और लॉ विद इन अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। तो ये हमने 7 मेथड पढ़े आज। 7 अप्रोच थी या मेथड कह सकते हैं, वो हमने पढ़े ट्रेडिशनल अप्रोच के। ट्रेडिशनल अप्रोच के मेथड थे 7th पॉलिटिकल, 6th सब्जेक्ट मैटर मेथड, 5th बायोग्राफिकल मेथड, 4th लीगल मेथड, 3rd हिस्टोरिकल, दूसरा साइंटिफिक एंड फर्स्ट क्लासिकल मेथड। इसके बाद दूसरी अप्रोच आती है मॉडर्न अप्रोच। ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो RS मेंस का अब स्टार्ट कीजिए एग्ज़ाम, तो आपको पता ही है एग्ज़ाम का डेट तो आ ही गया, नवंबर 29/11 को जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। तो मेंस आपका करीब मान के चलिए फरवरी में मेंस होगा, फरवरी 27 में। बाद में आपको टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए अभी से स्टार्ट कीजिए मेंस की प्रिपरेशन। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में जो छोटी सब्जेक्ट्स हैं या एथिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर नाउ। थैंक यू।